Morning, dear students. How are you? Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students of 12th class art, हम आपको आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चैप्टर करा रहे हैं जिसका नाम है कार्यपालिका। तो जैसे आप नाम से ही जाहिर होता है, कार्य करने वाली है ये कार्यपालिका। सरकार का वो अंग जो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाता है, कार्यपालिका कहलाता है। तो हमने कार्यपालिका के प्रकार भी आपको समझाए हैं और कार्यपालिका के कार्य भी हमने समझाए हैं। कार्यपालिका का मतलब हमारा सबसे बड़ा जो कार्यपालक है देश का, जिसको हम मुख्य कार्यपालक कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो कार्यपालक है वो नाम मात्र का कार्यपालक है। संविधान ने राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ प्रदान की हैं, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से प्रदान की हैं, ना कि व्यवहारिक रूप से। तो राष्ट्रपति की संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग देश का प्रधानमंत्री करता है। तो हम कह सकते हैं हमारे देश का वास्तविक मुख्य जो कार्यपालक है, सबसे बड़ा कार्यपालक, वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री की मदद के लिए, कार्यपालिका के काम को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की मदद के लिए एक मंत्रिमंडल होता है। इनको हम अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं या राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। चूँकि आपको पता ही है कि लोकसभा के दो सदन हैं, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसमें 545 सदस्य होते हैं, ये संसद का निम्न सदन है। और दूसरा सदन राज्यसभा, ये ऊपरी सदन है, इसके 250 सदस्य होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और संसद के सदस्यों का चुनाव आम नागरिक करते हैं। जिनकी आयु 18 या 18 साल से अधिक है वो वोट डालकर, जिसको हम कहते हैं वयस्क मत अधिकार प्रणाली, उसके द्वारा डायरेक्ट रूप से हम संसद के सदस्य चुन करके संसद में भेजते हैं। आपको ये भी पता है कि देश का शासन चलाने के लिए हमारे देश में ढेर सारी, काफ़ी मात्रा में राजनीतिक दल हैं। तो लोकसभा के चुनावों में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात हमारे देश में लोकसभा में टोटल 545 सदस्य होते हैं। 543 सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा होता है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। तो टोटल 545 सदस्यों में से लोकसभा चुनाव के दौरान जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात जिस भी दल के अधिक सांसद चुनकर जाते हैं, वो दल सरकार बनाता है। जैसे कि इस समय भारत देश में किस राजनीतिक दल की सरकार है, क्या आप बता सकते हैं? तो ये सरकार कैसे बनी? क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने अपने अलायंस के साथ मिलकर, साथी दलों के साथ मिलकर बहुमत की सीटें प्राप्त की हैं। 335 सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं, जबकि बहुमत के लिए 273 सीटें होनी चाहिए संसद में, लोकसभा में सरकार बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उस दल के मुख्य नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उनको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। तत्पश्चात मंत्रिमंडल में मंत्रियों की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल फिर मिलकर के सरकार चलाते हैं। इन सांसदों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। और दूसरे जो मंत्री होते हैं उनको राज्य मंत्री कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर। ये जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए होते हैं। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है। कई बार एक व्यक्ति के पास कई डिपार्टमेंट हो जाते हैं। ये हमारी अस्थायी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है, जो देश का शासन चलाती है। लेकिन
ये जो कार्यपालिका है ये अस्थायी इसलिए है क्योंकि हर 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। तो ये जो कार्यपालिका है बदलती रहती है। बीच में अगर किसी दल को, जो सत्तारूढ़ दल है, उसका बहुमत खत्म हो जाए, उसके कुछ सदस्य विपक्ष में शामिल हो जाएं और 273 से कम उनकी संख्या रह जाए तो वो सरकार गिर जाती है और कार्यपालिका को बीच में ही भंग कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका राजनीतिक है ये, और ये राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी है। तो क्योंकि एक मंत्री पूरे देश के शासन को नहीं चला सकता, अपने पूरे डिपार्टमेंट को एक मंत्री, एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसलिए उसकी मदद के लिए भारत में नौकरशाही होती है। IAS IPS अधिकारियों से लेकर के निचले स्तर के अधिकारी होते हैं जो इन मंत्रियों को सलाह देते हैं, और ये जो कार्यपालक होते हैं ये स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं क्योंकि इनका इलेक्शन नहीं होता बल्कि ये इनका सिलेक्शन होता है। तो ये लगभग 58 या 60 साल की उम्र तक काम करते हैं। ये स्थायी इसलिए हैं क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका हर 5 साल में बदलती रहती है, लेकिन ये जो कार्यपालिका है, जो जिसको हम स्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं, ये कभी नहीं बदलती। ये 58 और 60 साल के बीच में जो भी निर्धारित किया जाता है तब तक कार्य करती रहती है। तो बच्चों, आज हम राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करेंगे, और ये अंतर स्पष्ट करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। प्रत्येक देश में, चाहे वहाँ कैसी भी शासन व्यवस्था क्यों न हो, चाहे वो संसदात्मक हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो, कैसी भी शासन व्यवस्था क्यों न हो, 2 तरह की कार्यपालिका कार्य करती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका तथा दूसरी स्थायी कार्यपालिका, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी, लोक प्रशासन के अधिकारी। तो 2 प्रकार की, स्थायी और राजनीतिक। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका उस देश की शासन व्यवस्था के अनुसार स्थापित की जाती है। जैसी वहाँ उस देश में शासन व्यवस्था, वैसी वहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यहाँ संसद है और संसद के, जैसा मैंने बताया, 2 स्तन हैं, और ये दोनों सदन मिलकर के देश का शासन चलाते हैं। तो भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय सरकार में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका है, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था। अमेरिका में संसदीय सरकार नहीं है, वहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है, जिस वजह से राष्ट्रपति अकेला राजनीतिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है अमेरिका में। इसी तरह जितने भी राजतंत्र हैं और जितने भी देशों में तानाशाही हैं, वहाँ पर राजा अथवा तानाशाह राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, तो आपको समझ में आ गया कि संसदीय सरकार में जनता के द्वारा चुने हुए लोग मुख्य कार्यपालक होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका की नियुक्ति का आधार राजनीतिक होता है। उसका कार्यकाल लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है। राजनीतिक कार्यपालिका की रचना उस देश की शासन व्यवस्था के अनुसार की जाती है। राजनीतिक कार्यपालिका के लिए कोई शैक्षणिक या तकनीकी योग्यताएं निश्चित नहीं होती, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो कोई भी नेता मंत्री। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों को स्थायी कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो नेता लोग जो भी नीति बनाते हैं, सदन में जो भी कानून बनते हैं, उन कानूनों को कौन कार्यान्वित करता है? ये स्थायी कार्यपालिका करती है, हमारी नौकरशाही करती है। नंबर 2 पे है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका बिल्कुल ट्रेंड होते हैं और बहुत ही कुशल अधिकारी होते हैं। उनका संगठन सोपानिक होता है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। एक बार नियुक्त होने पर वे एक लंबी अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता है तथा पद से रिटायर होने पर भी उनको पेंशन दी जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है, उनसे ये मांगा जाता है कि वे दलगत राजनीति से दूर रहकर कार्य करेंगे। दलगत राजनीति, किसी भी दल के नहीं होते हैं ये। हो सकता है आज बीजेपी की सरकार है तब भी ये लोग काम करेंगे, अगली बार हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए तब भी ये लोग काम करेंगे। किसी भी दल की सरकार आ जाए, ये दलगत राजनीति से दूर होकर के कार्य करते हैं। सरकारों तथा व्यक्तियों के बदलने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो हमारे जो स्थायी कार्यपालिका है, जिसमें हमारी नौकरशाही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सरकार बदले चाहे व्यक्ति बदले। किसी भी देश का शासन अकेले मंत्रियों अथवा अकेले असैनिक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। ना तो अकेला मंत्री देश का शासन चला सकता है और ना ही हमारी ये स्थायी कार्यपालिका शासन चला सकती है, बल्कि दोनों मिलकर प्रशासन चलाते हैं। मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों में जितना सहयोग होगा, प्रशासन उतना ही सुचारू रूप से चलेगा। दोनों में मतभेद होने की दशा में अगर मंत्री और नौकरशाही में मतभेद हो जाता है तो प्रशासन के कार्यों में रुकावट आ जाएगी। यद्यपि दोनों में सहयोग अनिवार्य है, फिर भी दोनों में निम्नलिखित अंतर है। तो हम पढ़ रहे हैं स्थायी कार्यपालिका, जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, इसमें अस्थायी कार्यपालिका जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं इसमें, और स्थायी कार्यपालिका जिसको नौकरशाही कहते हैं, इसमें क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं। विशेषज्ञ समझ गए, एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और प्रत्येक मंत्री को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। इसलिए मंत्री अपने डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ नहीं होते। उदाहरण के लिए जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर एक दार्शनिक भी हो सकता है, एक पत्रकार भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो वित्त मंत्री है वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको हिसाब किताब करना ही ना आता हो। परंतु लोक सेवाओं के अधिकारी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं, टेस्ट दे करके चुने जाते हैं, जिनमें चयन का आधार योग्यता होती है। इसलिए ये परफेक्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त वे सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, अतः उनके पास एक बहुत ही लंबा अनुभव होता है और वे अपने क्षेत्र में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने कार्य में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या अंतर है पहला अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका में, कि जो राजनेता होते हैं, जो अस्थायी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, ये विशेष एक्सपर्ट नहीं होते, जबकि नौकरशाही एक्सपर्ट होती है। नंबर 2, मंत्री राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ रहते हैं, वे न्यूट्रल हैं, वे किसी का पक्ष नहीं लेते। और मंत्री राजनीतिज्ञ होते हैं, इनका राजनीति से संबंध होता है, किसी दल से संबंध होता है। मंत्री अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने तथा कोई भी व्यक्ति विभाग का मंत्री बने, ये लोग पूरी निष्ठा के साथ पद आसीन रहकर सरकार की सेवा करते हैं। सरकार के बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दूसरा अंतर क्या था स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका में, कि मंत्री जो हैं अस्थायी कार्यपालिका वो राजनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नंबर 3, मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल है, लेकिन लोक सेवकों का कार्यकाल फिक्स होता है, निश्चित होता है। मंत्री राजनीतिक आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। सिद्धांत में वे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। कभी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है और उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए विवश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री विकट परिस्थिति में, मुश्किल हालातों में सभी मंत्रियों से त्याग पत्र मांग सकता है, परंतु लोक सेवकों का कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कार्यकाल से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद वे पूरा, जब निश्चित कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वे रिटायर होते हैं। तो मंत्री आते जाते रहते हैं, परंतु कर्मचारी स्थायी रहते हैं। मिनिस्टर्स में कम, मिनिस्टर्स में गो। मंत्री आते जाते रहते हैं, बट सिविल सर्वेंट्स रिमेन फॉर एवर, लेकिन नौकरशाही सदा कायम रहती है। अगला है अंतर, मंत्री नीति बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तो मंत्री केवल नीति बना सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उनको एक्सिक्यूट करते हैं। प्रत्येक मंत्री को एक अथवा एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं। किसी को एक डिपार्टमेंट, कई बार तो मंत्रियों को 4-4 डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, और उस विभाग के संबंध में नीतियों का निर्माण वो मंत्री करता है जिसको वो डिपार्टमेंट मिला है। जो नीतियाँ एक मंत्री द्वारा अपने विभाग के संबंध में बनाई जाती हैं, उनको कार्यान्वित करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है। अगला अंतर है
मंत्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, हालांकि असल में देखा जाए तो नौकरशाही शासन चलाती है, परंतु इन कार्यों के लिए लोक सेवा के सदस्य नहीं बल्कि मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ हुई है, काम ठीक नहीं हुआ है, तो मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। लोक सेवकों द्वारा तो मंत्रियों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही समस्त कार्य किए जाते हैं। संसद और जनता के समक्ष मंत्रियों को ही उत्तर देने पड़ते हैं। यदि प्रशासनिक अधिकारी की अगर प्रशासनिक अधिकारी की भी कोई गलती है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री का ही होता है। तो अगला अंतर है, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उनकी। नेक्स्ट है, मंत्रियों के पास कई विभाग होते हैं, लोक सेवकों के पास नहीं होते। मैनी डिपार्टमेंट्स आर केप्ट बाय द मिनिस्टर्स नॉट बाय द सिविल सर्वेंट्स। एक मंत्री के पास एक विभाग नहीं होता बल्कि एक से अधिक विभाग होते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए मंत्री एक्सपर्ट नहीं होते हैं, परंतु जो अधिकारी हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं। विभाग में नियुक्ति से पहले उनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। यदि विभाग बदल भी जाता है तो भी उस विभाग में वे लंबे समय तक रहते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो लोक सेवक हैं उनको अनुभव भी ज़्यादा होता है और ज्ञान भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मंत्री को दूसरे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं लेकिन लोक सेवकों को नहीं। द मिनिस्टर हैज़ टू परफॉर्म सो मैनी अदर फंक्शंस। यदि मंत्री विशेषज्ञ बनना भी चाहें, अगर एक्सपर्ट बनना भी चाहें तो भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसद सदस्य होने के नाते मंत्री संसद के अधिवेशन में भाग लेता है, विदेशों से आए अपने समकक्ष मंत्रियों से बातचीत करता है, मंत्री विदेशों में यात्रा पर जाता है, अपने मतदाताओं से संबंध बनाए रखता है तथा विभिन्न समारोह के उद्घाटन आदि करता है। इन सब कार्यों के कारण मंत्री के पास इतना समय नहीं बचता जिससे वह विभाग का काम पूरी तरह से देख सके, अच्छी तरह से देख सके। टाइम ही नहीं बचता उनके पास। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये सभी कार्य नहीं करते, ना उनको बाहर जाना पड़ता, ना उनको लोगों से मिलना पड़ता, ना उनको कोई उद्घाटन करना पड़ता। चाहे मंत्रियों को इन सभी कार्यों में प्रशासनिक अधिकारी मदद देते रहते हैं, फिर भी प्रशासन अधिकारियों का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाना है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत अंतर है। मंत्री राजनीतिक अध्यक्ष हैं जबकि लोक सेवक राजनीति में तटस्थ होते हैं। मंत्री तथा लोक सेवकों के इस अंतर में लोक सेवकों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ दिखाई देती है, लोक सेवक मजबूत नजर आते हैं तथा इस कारण कई विचारक लोग ये कहने लग जाते हैं कि मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन बातों से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मंत्री लोक सेवकों की कठपुतली नहीं है। कैसे? पहला, मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं है क्योंकि कोई भी मंत्री अचानक ही मंत्री नहीं बन जाता है। राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को सामान्य विवेक प्राप्त होता है, बुद्धि होती है उसमें, और वह अपने इस सामान्य विवेक के कारण लोक सेवकों के हाथ में कठपुतली नहीं बन सकता। नंबर 2, लोक सेवक भी साधारणतः एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलते रहते हैं। यदि वे दूसरे विभाग में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं कर सकते। नंबर 3, कोई भी मंत्री पूर्ण रूप से नौसिखिया नहीं होता और लोक सेवक पूर्ण रूप से विशेषज्ञ नहीं होते। ये नहीं है कि सारे के सारे मंत्री नौसिखिया हैं और सारे के सारे मंत्री एक्सपर्ट हैं, सारे के सारे लोक सेवक एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है। यदि दोनों ही विशेषज्ञ हों, दोनों ही एक्सपर्ट हों, तो कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार न हो तो प्रशासन का कार्य ठप हो जाता है। इसलिए एक को एक्सपर्ट होना पड़ता है और एक को नौसिखिया रहना पड़ता है। विशेषज्ञता तथा अविशेषज्ञता मतलब एक्सपर्ट और नौसिखिया, उत्तरदायित्व तथा अनउत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल और नॉन रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। मंत्री नीतियों का निर्माण करते हैं और लोक सेवक उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं।
मंत्री और सेवक में पारस्परिक संबंधों के विषय में यह कहना उचित होगा कि दोनों का संबंध वस्तुतः एक सीमा तक उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर पर्सनैलिटी अच्छी है, चाहे वो लोक सेवक हो या मंत्री हो, यदि मंत्री प्रभावशाली पर्सनैलिटी का स्वामी हो तो वह लोक सेवा के सदस्यों पर हावी रहेगा, और यदि मंत्री निर्बल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, कमज़ोर पर्सनैलिटी है, तो उसे लोक सेवकों के इशारों पर चलना और नाचना पड़ेगा। तो ये था बेटे आपका स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, और स्थायी कार्यपालिका हमारी नौकरशाही होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये क्वेश्चन भी आपके पास भेजूंगा जो आपने याद करना है। ओके बेटे, बाय।